न्यूटन ये कहता है कि किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है जिस वजह से वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। यानी कि अगर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैसिव बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर जब कोई फोर्स नहीं लगेगी वो मूव ही नहीं करेगा, वो स्टैटिक फॉर्म में स्टेशनरी रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो उसने मीन्स के देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, और वो हमारे पास जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है वो फोर्स F=mv²/r। ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अलावा ये तो बात उसने कर ली। अब उसने क्या किया कि इसके रेडियस को फाइंड आउट करना चाहा कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है पहले शेल से दूसरे शेल से, किसी भी शेल से, यानी कि एन शेल। ठीक है, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? रेडियस डेरिवेशन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि जो आपके पास n की वैल्यू मैंने उधर भी बताई है आपको कि n हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल है, कोई भी हो सकता है। तो हमने देखना कि इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मौजूद है तो हम उसका रेडियस कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं, वो हमने बोहर ने हमें करके दिखाया था। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने कूलम्स लॉ की हेल्प ली। उसने कूलम्स लॉ को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा इसे कि टू चार्ज बॉडीज़, बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान क्या होता है भी? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोई फोर्स होती है हमारे पास। ठीक है, मीन्स कि अगर आप इधर देखें तो ये आपके पास क्या है, ये भी एक चार्ज है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों क्या है हमारे पास? बॉडीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मैसिव बॉडीज़ हैं। इन दोनों के दरमियान क्या होती है भी? आपको पता है कि हमारे पास इनके दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो उसके मुताबिक वो जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन है, यानी कि F=ZE.E। ई पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए, ठीक है, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए, और 4πε0r²। ठीक है, आपको जेड का मैं बता दूं, जेड हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने जो वर्क किया एटम के हवाले से वो हाइड्रोजन के एटम को ही लेते थे। तो बोहर ने भी हाइड्रोजन के एटम को ही लिया और उस पर ही अपना सारा वर्क कर रहा था, अपना मॉडल पेश कर रहा था। ठीक है, तो Z हमारे पास क्या प्रोटॉन नंबर होता है बेसिकली, तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 होता है, आपको पता है। तो Z आप यहाँ पर समझ लें कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम ही है। ठीक है, पाई का भी मैंने आपको बता दिया है। ε0 जो है आपके पास सुपरमिटिविटी है। ठीक है, और R हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये रेडियस होता है। अब अगर मैं इसको मीन्स के एडअप कर लूँ इन दोनों को, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया अभी? Z² और 4πε0r²। ठीक है, अब ये जो फोर्स है मेरे पास, ठीक है, फोर्स भी मीन्स के इसकी भी एक इक्वेशन है हमारे पास। वो हमारे पास क्या है भी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि वो जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने में, वो हमारे पास क्या है? mv²/r है हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इधर आके पुट कर देंगे। तो ये देखें mv²/r = Z² और 4πε0r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास R है इसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे Z² के साथ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी mv² = Z²r और 4πε0r का स्क्वायर। R से R एक कट जाएगा, हमारे पास एक R बचा। ठीक है, वो फिर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी mv² = Z² और 4πε0r। हमने क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है, R को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? R = Z² और 4πε0 mv²। ठीक है, तो हमने R को समझ लेके बाहर निकाल दिया और इसको यहाँ पर आगे नीचे डिवाइड कर दिया इसके साथ। ठीक है, Z² के नीचे। अब हमारे पास क्या है? ये जो मीन्स के V हमारे पास है, हम V की वैल्यू को भी, या V² है इसकी भी वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो V की वैल्यू ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें मिलेगी कि अभी थोड़ी देर पहले
जो बोहर ने इक्वेशन पेश की थी एंगुलर मोमेंटम की, हम वहाँ से v की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो मोमेंटम था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, हमने v को फाइंड आउट करना है तो v को अलग कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी NH/2π mr। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे स्केयर है ना, यहाँ पे हमारे पास जो है v का स्केयर है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो v स्केयर इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन का ना स्केयर ले लेंगे, तो n स्केयर h स्केयर। अच्छा, 2 का स्केयर कितना आ गया, 4, पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर। यही वैल्यू हम उठा के वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ v स्केयर। ठीक है, z स्केयर ओवर 4πε0 m। ठीक है, ये m। अब आगे यहाँ पे देखें v स्केयर है, v स्केयर की मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट कर दूंगा, n स्केयर h स्केयर ओवर 4π स्केयर m स्केयर r स्केयर। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये वाली डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको आप उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्केयर के साथ, ये नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, जेड स्केयर। ठीक है, ये जेड स्केयर 4π स्केयर m स्केयर r स्केयर। मैंने ये नीचे वाला सारा फैक्टर उठा के इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास है 4πε0 m h स्केयर n स्केयर, यानी कि जो ऊपर वाला ये वाला फैक्टर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब r स्केयर है, ठीक है, ये भी आ रहा है इधर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इसके नीचे ले आएंगे। जब हम इसको इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस तरह, तो अब यहाँ से देखें, r स्केयर स्केयर r से कट जाएगा, नीचे r बच जाएगा हमारे पास। हमने इस r को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, r इज़ इक्वल टू, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, आप इसको मींस के यहाँ से रेज़ कर दें, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऊपर लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ नीचे लेके आया हूँ, तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, ये अब यहाँ से एक और बच गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब हम इसको अलग करेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी, r यहाँ से अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। r इज इक्वल टू 4πε0 m h स्केयर n स्केयर ओवर z स्केयर 4π स्केयर m स्केयर। ये हमारे पास क्या बन गई भी, इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटफट करेंगे कि जो जो फैक्टर कटते हैं हम उसको क्या करेंगे, कट आउट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि पाई है हमारे पास, तो ये पाई जो स्केयर है आपके पास, ये पाई से ये पाई ख़त्म हो गया। ठीक है, एम से ये स्केयर ख़त्म हो गया आपके पास। ठीक है, और आपके पास एच स्केयर ऐसे रहेगा, एन स्केयर भी ऐसे रहेगा। ठीक है, और 4 से 4 भी ख़त्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी कटफट के बाद, r इज इक्वल टू ε0 h स्केयर n स्केयर ओवर पाई z स्केयर m। अब z की भी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है हमारे पास, और 1 को हम डेफिनेटली लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, r इज इक्वल टू ε0 h स्केयर n स्केयर ओवर पाई ई स्केयर m। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब अगर इसके अंदर आपने मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आप देखें कि ε0 भी कांस्टेंट है। ठीक है, एच स्केयर भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है, पाई की भी वैल्यू फिक्स है, ई स्केयर जो है इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है चार्ज की, और हमारे पास जो मैस है वो भी हमारे पास इसकी वैल्यू फिक्स है, निकली हुई है, जैसे थॉमसन ने मैस निकाला था इसका। ठीक है, तो एन स्केयर जो हमारे पास है ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एन स्केयर जो है हमारे पास
नंबर ऑफ़ शेल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। आया कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, आया कि दूसरे शेल में है, तीसरे शेल में है, तो इसको हम जो है ना वो कांस्टेंट नहीं कह सकते। ठीक है, बस यही एक फैक्टर है जो कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। अगर आपने रेडियस निकालना है, कौन जिस शेल का निकालना हो, पहले शेल का, दूसरे शेल का, आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास उसका रेडियस निकल के आ जाएगा, पहले शेल का, दूसरे शेल का, तीसरे शेल का, वट आप इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद है वहाँ आपका उसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन से रेडियस निकाल सकते हैं। ये था आज आपका टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लें, सुन लें, देख लें, समझ लें, और इसकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लें, बुक से भी देख लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एनर्जी को कैलकुलेट करना है nth ऑर्बिट के अंदर, कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।